हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है विकास, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग एक चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थशास्त्र को समझने के लिए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी हम लोग, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार सभी लोग इस क्लास को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को शेयर करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, फटाफट क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है जानना। तो चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये चैप्टर का आपका क्या है, नाम है। ठीक है, ये आपका नाम है। इसके अंतर्गत इस अध्याय में हमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तृतीयक क्षेत्र के बारे में। इसके बाद मैं आप सभी को चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के बारे में भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग सकल घरेलू उत्पाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अच्छे तरीके से पढ़े हैं। दोहरी गणना, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या करते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल करते हैं। दोहरी गणना वाली स्थिति क्या होती है, यहाँ पे नहीं आती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के कुछ और क्षेत्र हैं, जिसमें संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है। ये सारा टॉपिक क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक क्या होता है। देखिए, आप अपने समाज में या अपने देश में, अपने जब चारों ओर क्या है देखेंगे, तो आपको हर एक व्यक्ति क्या होगा, किसी न किसी काम को करता हुआ दिखेगा। ठीक है, कोई हो सकता है किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, कोई सेवाएं दे रहा है, कोई ईंट बना रहा है, कोई स्कूलों में जाकर पढ़ा रहा है, कोई हॉस्पिटल में जाकर बीमार व्यक्तियों का इलाज कर रहा है। तो हर तरफ आपको क्या होगा, कोई ना कोई मानवीय गतिविधि देखने को मिलेगा। उन मानवीय गतिविधियों को यहाँ पर इस चैप्टर में आर्थिक गतिविधियां कहा गया है। आर्थिक गतिविधियां कहा गया है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, इन्हीं को हम लोग आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। अब आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, वे सभी क्रियाएं जो हम धन कमाने के उद्देश्य से या जो धन से संबंधित होती हैं, उन्हें हम लोग आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधि बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उन आर्थिक गतिविधियों को क्या करना है, क्षेत्रों में बांटना है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहां पर यही लिखा हुआ है कि आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होंगी और कुछ सेवाओं का सृजन करेंगी। आप देखेंगे अपने समाज में बहुत सारे लोग वस्तुओं का निर्माण करेंगे और बहुत सारे लोग सेवाएं देंगे। अब यहां लिखा हुआ है कि ये गतिविधियां हमारे चारों ओर और हर समय क्या होती हैं, संपादित होती रहती हैं। हमेशा 24 घंटा ये होती रहती हैं। यहां तक कि हमारे बोलने में भी क्या है, ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक डॉक्टर जो है वो बीमार का इलाज करता है, तो यहां पर हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो हम इन गतिविधियों को कैसे समझें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि हम इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे समझें, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि हम क्या करें, इनको कुछ क्या आधार पर क्या करें, इनको समूहों में वर्गीकृत कर दें। इनको मानदंडों के आधार पर हम समूहों में वर्गीकृत कर दें और इन्हीं समूहों को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रक बोलते हैं। इन्हीं समूहों को हम क्षेत्रक बोलते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारे देश में जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जब हम उनको क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है, समूहों में बांट देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोला जाता है, हाँ, क्षेत्रक बोला जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक बोलते हैं। समझ में आया यहां तक।
देखिए यहां पर जैसे आप पिक्चर में देखेंगे तो यहां पर क्या है, कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ईंट बना रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे एक महिला क्या कर रही है, कपड़े बेच रही है, यानी सेवा देने का काम कर रही है। यहां पर आप देखेंगे फूलों की खेती हो रही है। यहां पर कुली भाई साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी का लगेज उठा रहे हैं। और यहां पर जो क्या है, पोस्टमैन है, वो क्या कर रहा है, संदेश क्या है, समाचार पत्र या जो भी संदेश है वो क्या कर रहा है, लोगों को दे रहा है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि में क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए। उन्हीं गतिविधियों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। मैंने अभी बताया वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो धन से संबंधित होती हैं उन्हीं को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य उन मानवीय कार्यों से होता है जो धन कमाने, आय उत्पन्न करने, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं, विनिमय से संबंधित होती है, वितरण से संबंधित होती है और उपभोग से संबंधित होती है। यानी वे सभी क्रियाएं जो हमारे देश के अंदर मनुष्य करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है, आय उत्पन्न करना होता है, इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं का पूरा करना होता है। अब वे सभी आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल होता है, उत्पादन यानी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना, फिर विनिमय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ये आता है। इसके अलावा वितरण वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, और इसके साथ साथ वस्तुओं का उपभोग करना यानी वस्तुओं को खरीदना। ये सभी गतिविधियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आगे लिखा है कि इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्या होता है, लाभ अर्जित करना, और जीवित रहने के लिए संसाधनों का उपयोग करना होता है, जैसे खेती करना, विनिर्माण का कार्य करना और नौकरी करना। ये सब क्या है, आपके आर्थिक गतिविधियों का क्या है, उदाहरण है। समझ में आया सभी को? तो ये है, हम लोगों को यही सब टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। आइए फटाफट क्या करते हैं, अपना टॉपिक पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि क्षेत्र क्या होता है। तो मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग क्या करते हैं, वर्गों और क्षेत्रों में बांटते हैं। यही क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। याद रखेंगे, यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उत्पादन के प्रकार और आधार पर होता है। कई आधारों पर किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्तार में इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं। इसे ही प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है और इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहने का यही है, जब हमें क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, जैसे सूर्य हुआ, जल हुआ, ठीक है, इसके बाद वायु हुआ, भूमि हुआ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जब हम इनका इस्तेमाल करके कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो हम किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये कहां आता है, ये कहां आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसी को प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसे कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कृषि, याद रखेंगे, कृषि में क्या करता है, जो किसान होता है वो गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, यानी तमाम प्रकार के अनाजों को क्या करता है, वो उगाता है। तो उगाने के लिए वो क्या करता है, अधिकतर वो प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल करता है, यानी भूमि का इस्तेमाल करता है। याद रखेंगे सभी लोग। तो कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। फिर डेयरी उत्पादन करना, ठीक है, पशुओं को पालता है, उनसे क्या करता है, दूध निकालता है, उनसे क्या है, चमड़ा निकालता है, उसके अलावा उनसे ऊन निकालने का काम करता है, ठीक है। फिलहाल डेयरी उत्पादन तो तुम्हारे दूध से ही संबंधित होगा, ठीक है, दूध से ही संबंधित होगा। तो डेयरी उत्पादन आ गया। मत्स्य पालन, ये भी क्या हो गया, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी यानी जंगल में क्या करना, लकड़ी काटना,
ठीक है, ये सब क्या है, आपके प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसके अलावा खनन यानी खनिज निकालना, कोयला निकालना, लोहा निकालना, ये सब आपके क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आप देश में देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं और ये तमाम प्रकार के क्या है, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, ठीक है, यानी जुड़े हुए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है। इन गतिविधियों में जुड़कर क्या है, मनुष्य अपनी क्या है, जीविका चलाता है। और बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारे देश के लिए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की करीबन क्या है, आज भी 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, यानी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई है। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमारा जो देश है वो गांव का देश है, इसीलिए हमारा क्या है, हमारा देश एक ग्रामीण प्रधान देश भी कहलाता है। गांव से लोग अधिक जुड़े हुए हैं और गांव से ही कृषि जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारे देश के अधिकांश लोग क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इतना आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये प्राथमिक क्षेत्र रहा। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। आइए दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। हाल ही में क्या है, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम क्या है, चलाए गए हैं इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ये प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, लिखा हुआ है ना, इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रंग रूप आकार बदलकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग विनिर्माण और उद्योग पर आधारित क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में, तो क्या है, किसान जो क्या करता है, गेहूं का क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। अब ये गेहूं कहां जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है। ये जो गेहूं है ये कहां जाता है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में इससे क्या बनता है, आटा बनता है। गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है, ठीक है। आटे से हो सकता है ब्रेड भी बने, ठीक है। तो क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें वस्तुएं मिलती हैं, जिनको हम कच्चा माल बोलते हैं, उनका जब हम रंग रूप आकार क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और परिवर्तित करके कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वे सारी गतिविधियां, वे सारी आर्थिक गतिविधियां आपको कहां देखने को मिलती हैं, आपको द्वितीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। समझ में आया। जैसे गन्ना उगाना, ये क्या होगा, एक प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि होगी। लेकिन गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, तो वो कहां कहलाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहलाएगा। इसी तरह पेड़ पौधे उगाना, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का होगा। पेड़ों से लकड़ियां काटकर फर्नीचर बनाना, लकड़ियां काटना प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक गतिविधि है, परंतु लकड़ियों से फर्नीचर बनाना ये क्या है, आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमें क्या करता है, कच्चा माल देता है। उन कच्चे माल का हम रंग रूप बदलकर, उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर, उनके मूल्य में वृद्धि कर उनसे क्या करते हैं, उन सभी वस्तुओं को नई वस्तुओं में बदल देते हैं। और नई वस्तुओं में बदलने का काम ही क्या करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गेहूं से आटा बनाना, गेहूं से आटा बनाना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना, ये सब क्या है, आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कपास उगाना प्राथमिक क्षेत्र का काम है। कपास से सूत काटना, कपड़ा बनाना, आपका द्वितीय क्षेत्र में। गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है। मिट्टी से ईंट बनाना, ईंट से मकान बनाना, ठीक है। इसके अलावा लोहा और इस्पात उद्योग लगाना, यानी लोहे के सामान बनाना। लोहा निकालना प्राथमिक क्षेत्र का काम है, लेकिन लोहे के सामान बनाना वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। खाद्य प्रसंस्करण करना, यानी फूड का प्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट क्या करना, डेवलप करना। जैसे डेयरी उत्पादन में क्या होता है, दूध निकाला जाता है पशुओं से, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में। फिर उसी दूध से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो कहां आता है, आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा द्वितीय क्षेत्र। अब बात करते हैं तीसरा क्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला जो क्षेत्र है हर एक देश में, यानी इंडिया में भी, वो कौन सा है, आपका टर्शरी सेक्टर है, जिसको हम लोग क्या है, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आज अधिकांश भारत के जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। कारण क्या है, जो सेवा क्षेत्र है वहां पर क्या है, जो आय है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इनकम जो है वो काफी ज्यादा मिलती है। लेकिन हाँ, यहां पर जुड़ने के लिए आपको स्किल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ में आया। तो आप बात कर लेते हैं अब तृतीय क्षेत्र की, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये वस्तुएं नहीं बनाता, ये वस्तुएं नहीं बनाता, ठीक है। ये क्या करता है, सेवा देने का काम करता है। ये क्या देता है, सेवा देने का काम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं किस सेक्टर में आऊंगा, ये तृतीय क्षेत्र में आऊंगा, टर्सरी सेक्टर में आऊंगा, या थर्ड सेक्टर में मैं आऊंगा, ठीक है। जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, बीमार व्यक्तियों की इलाज करते हैं, तो वो कहां पे आएंगे, ठीक है,
थर्ड सेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो मेनली सेवा का केवल निर्माण कर रहे हैं, वस्तु का तो निर्माण कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वस्तुएं नहीं बनती बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों का मदद करता है, दोनों के विकास में क्या करता है, सहयोग देता है, इसीलिए इसको सेवा का क्षेत्र बोला जाता है, सेवा का क्षेत्र बोला जाता है। जैसे आपके बैंक हैं, परिवहन के जितने भी साधन है, परिवहन व्यवस्था है, ठीक है, वो सब आपके क्या है, सेवा क्षेत्र में आएगी। ठीक है, समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, परिवहन में जैसे ट्रक की सर्विस, ट्रेन की सर्विस, बस की सर्विस, जहाज की सर्विस, ये सब कहाँ आएंगी, आपके टर्सरी सेक्टर में आएगी। भंडारण यानी गोदाम आपके क्या होगा, तीसरे क्षेत्र में आएगा। संचार व्यवस्था आपके तीसरे क्षेत्र में आएगी, टेलीफोन, डाक, इंटरनेट की सुविधाएं ये आपको मिलती है तो एक सेवा के रूप में मिलती है, कोई वस्तु के रूप में नहीं मिलती। बैंकिंग और बीमा की सेवाएं आपके क्या इस क्षेत्र में आएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, वकील, ठीक है, इसके अलावा शिक्षक, डॉक्टर, ये सब क्या होंगे, आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा जो हमारा आईटी सेक्टर है वो भी इसमें आएगा। आपके एटीएम्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, सब क्या है, तीसरे क्षेत्र की क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहां तक चीजें आपको समझ में आई तो एक बार बताएंगे और क्लास को ढेर सारी मात्रा में शेयर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर में केवल 3 ही क्षेत्र की बात की गई है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चतुर्थ क्षेत्र है और पंचम क्षेत्र है वो आपके क्या है, तीसरे क्षेत्र से ही निकला हुआ है, तीसरे क्षेत्र से ही निकला हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की, ठीक है, या चतुर्थ क्षेत्र की। ठीक है, समझ में आया? फोर्थ सेक्टर बोल लो या क्वार्टरनरी सेक्टर बोल लो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान का क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखना, नॉलेज सेक्टर भी इसे बोला जाता है। समझ में आया? ये कहां से निकला हुआ है, ये तीसरे वाले क्षेत्र से निकला हुआ है। यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही क्या है, एक विकसित रूप है। अब इसमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधि सम्मिलित होती है उसको पढ़ना है हम लोग को, जिसे ज्ञान का भी क्षेत्र कहा जाता है, जिसे ज्ञान का भी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो सूचनाओं के संग्रहण से यानी कलेक्शन ऑफ डेटा से, इसके अलावा किसी चीज के उत्पादन से और प्रसार से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल में याद रखना, अनुसंधान, अगर कोई मान लो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं मान लेते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट पे क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसका डेवलपमेंट कर रही है नए तरीके से, तो इसमें आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो आपके क्या होंगे, यहां पर देखने को मिलेंगे। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले, बड़े बड़े कंपनियों में आप देखेंगे मैनेजर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रधानमंत्री के क्या है, मुख्य सलाहकार होते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन के भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कॉलेज के प्रोफेसर्स। ठीक है, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, चतुर्थक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे बात करें इस क्षेत्र की, तो इसकी विशेषता क्या है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अत्यधिक क्या होते हैं, कुशल होते हैं, यानी उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्किल होता है। ठीक है, स्किल होता है, और यह क्षेत्र नवाचार यानी इनोवेशन पर क्या है, केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे एक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में होता है वो क्या करता है, पढ़ाने के अलग अलग मेथड पर क्या करता है, रिसर्च करता रहता है, इसीलिए उसको क्या है, उस प्रोफेसर्स को यहां पर हम लोग शामिल करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे क्या है, बहुत सारे आईटी कंपनीज आप देखेंगे तो वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यहां पर आते हैं। विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सांख्यिकी विद होते हैं, इसके बाद कर सलाहकार होते हैं, पुस्तकालय विभाग के बहुत सारे लोग होते हैं, सूचना प्रबंधन होते हैं, ये सब क्या है, आपको चतुर्थ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना चतुर्थ क्षेत्र क्या है, तीसरे क्षेत्र से निकला हुआ ही एक पार्ट है। समझ में आया? तो इतने लोग क्या है आपको, ठीक है, चतुर्थ क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, इनकी सारी आर्थिक गतिविधियां चतुर्थ क्षेत्र में आएंगी। अब पंचम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लास सभी लोग शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर हम पंचम क्षेत्र की बात करें तो इसको क्वाइनरी सेक्टर बोला जाता है या फिफ्थ सेक्टर बोला जाता है। इसको निर्णय लेने वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, यहां पर डिसीजन होता है, यहां पे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस क्षेत्र में आएंगे, वो पंचम क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, देश का बड़ा बड़ा निर्णय है। ठीक है, जैसे जीएसटी लाना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से
धारा 370 खत्म करना, ठीक है। फिर बजट पेश करने वाले जो लोग हैं, जो साल भर का क्या है हिसाब किताब पेश करते हैं हमारे सामने, तो वो लोग कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो लोग व्यक्ति खोज और आविष्कार से जुड़े हुए हो, कोई खोज करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पंचम क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है, एकदम टॉप लेवल का ना। इसमें समाज या अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इन्हें अक्सर गोल्ड कॉलर जॉब या प्रोफेशनल्स कहा जाता है, या प्रोफेशनल्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। मुख्य कार्य क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य कार्य क्या होता है इनका, उच्च स्तरीय निर्णय लेना, नीति निर्माण करना। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। तो निर्णय लेना, नीति का निर्माण करना, राजनीतिक योजनाएं बनाना, ये सब क्या है, इस क्षेत्र का क्या होता है, काम होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है। इसमें लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन उनके निर्णयों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन लोग इसमें आते हैं, जैसे सरकार के शीर्ष क्या है अधिकारी आते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, ठीक है। बहुत सारे राज्य मंत्री आते हैं, वित्त मंत्री आते हैं। ये लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सरकार के एकदम ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या है जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। जितने भी क्या है पॉलिसीज मेकर हैं वो यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ यहाँ पे आते हैं, जैसे टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, गूगल हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये लोग आते हैं। बोर्ड के बहुत सारे सदस्य, ठीक है, जैसे हमारे क्या है परीक्षाओं में देखोगे तो यूपी बोर्ड के, ठीक है, एमपी बोर्ड के, ऐसे करके क्या है सीबीएसई बोर्ड के जो क्या है बड़े बड़े जो क्या है हाँ सदस्य होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे देश में या दूसरे देशों में जो क्या है वैज्ञानिक है जो किसी भी खोज में लगे हुए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्या है कानूनी विशेषज्ञ भी यहाँ पर आते हैं जो समय समय पर नीतियां बनाते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे गैर लाभकारी संगठन जिसको एनजीओ बोला जाता है, उसके वरिष्ठ क्या है रणनीतिकार भी इस क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए इसको क्या है पंचम क्षेत्र बोला जाता है। इसी को क्या है बड़े बड़े निर्णय लेने वाला क्षेत्र भी बोला जाता है। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये क्या है एक दूसरे के ऊपर क्या है निर्भर है। क्यों निर्भर है जरा समझने का प्रयास करेंगे। सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों निर्भर है, किसान अगर गन्ना ना बेचे तो चीनी मिलें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, सही बात है, ठीक है। उद्योग अगर कच्चा माल न ले तो किसान को क्या होगा, नुकसान होगा। तो सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए ना, प्राथमिक क्षेत्र वाले द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र वाले प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। और अगर परिवहन के क्या है सारे संसाधन ही बंद हो जाए तो जो सामान क्या है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लोग बनाते हैं वो उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा, फिर भी दिक्कत आएगा। तो इसलिए तीनों क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। समझ में आया। और याद रखना इन तीनों क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण होता है, अगर उनके क्या है उनके हम बाजार मूल्य को, याद रखना बाजार मूल्य को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, मेरा जीडीपी आ जाता है। तो जीडीपी निकालने का यही तरीका है, जीडीपी निकालने का यही तरीका है। जब हम तीनों क्षेत्र के जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके अगर हम बाजार मूल्य को जोड़ दें तो मेरा जीडीपी आ जाता है। तो जीडीपी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की भी गणना कर लेते हैं। तो समझ में आया, ये चीजें तीनों ही क्षेत्र क्या है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब इन क्षेत्रों में क्या है बहुत सारे ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें करीबन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय करीबन 80% लोग क्या है कृषि क्षेत्र से यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज लगभग क्या है आपको 50% लोग ही क्या है देखने को मिलेंगे जो क्या है गांव में रहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वही परिवर्तन के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो देखिए अगर हम प्रारंभ में बात करें, प्रारंभ में तो प्राथमिक क्षेत्र हमारे देश के लिए क्या था, बहुत प्रमुख था। हम लोग एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपको पता था, ठीक है। हम लोगों को सोने की चिड़िया भी बोला जाता है, कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में हम लोग कहाँ थे, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा जुड़े थे। लेकिन क्या हुआ, फिर इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया, ठीक है। उससे क्या हुआ,
द्वितीयक क्षेत्र बढ़ा यानी उद्योग वाला क्षेत्र बढ़ा, यानी लोग क्या हो गए, धीरे धीरे क्या है, खेत से निकलकर कारखानों में शिफ्ट होने लगे। तो एक नए सेक्टर की क्या हुई, शुरुआत हुई, उसको क्या बोला गया, सेकेंडरी सेक्टर बोला गया। फिर अगर हम और बात करें तो पिछले 100 वर्षों में आप देखेंगे जो तीसरा क्षेत्र है जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। हर एक देश में अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा प्रगति किया है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यही इसका ऐतिहासिक परिवर्तन है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विकसित देशों में यही क्रम देखा गया है। जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं और जितने भी अभी विकसित नहीं हुए हैं, वहां पर भी यही क्रम देखने को मिलेगा। हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, वहां पर हम क्या करते थे, घूमते थे जंगलों में घूम कर क्या है, घास फूस फल ये सब खा पी कर क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। हमारे अंदर थोड़ा सा दिमाग आया, आग का आविष्कार हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने पशुओं को पालने के साथ साथ कृषि की क्रियाएं करना चालू की गई। तो हम लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े। जब धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की बुद्धि बढ़ती गई तो मनुष्य का क्या हुआ, मनुष्य ने अदर क्या है जो काम है वो भी करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, फिर तृतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो तृतीय क्षेत्र कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, यही इसका क्या है, ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भारत में क्या स्थिति है, इन क्षेत्रों की भारत में क्या स्थिति है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अगर हम 1973 और 74 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा क्या था, उत्पादकता, यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र था वो प्राथमिक क्षेत्र था। सबसे ज्यादा वस्तुओं को बनाने वाला जो क्षेत्र था वो प्राथमिक क्षेत्र था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2013 और 14 के आंकड़े की बात करें तो क्या हुआ, आज जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा बन गया है, तृतीय क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो जीडीपी में वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, ठीक है, या सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो क्षेत्र बन गया है, तीसरा क्षेत्र बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र आज भी, ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र आज भी क्या है, आपका प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या बनेगा, तृतीय क्षेत्र बनेगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब सेवा क्षेत्र क्यों बढ़ा, कारण था, बुनियादी सेवाओं की हमें क्या थी, जरूरत थी। जैसे हमें अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, जरूरी है भैया, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है तो ये सब चीजें चाहिए ही। बैंक चाहिए, डाक व्यवस्था चाहिए, पुलिस प्रशासन, ये सब चाहिए। तो इसीलिए सेवा क्षेत्र क्या हुआ, काफी तेजी से आगे बढ़ा। अगर हम बात करें, ठीक है, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप सेवा क्षेत्र में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आजकल जितने भी स्टूडेंट है अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, कृषि वाला काम करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो सेवा क्षेत्र में क्या है, जाने के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ, कोशिश करने का, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र बढ़ने का मुख्य कारण था इन सभी चीजों का विकास होना। ठीक है, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन का विकास हुआ। अब जाहिर सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र विकसित हुआ तो द्वितीय क्षेत्र भी विकसित हुआ। अब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को और विकसित होने के लिए हमें तीसरे क्षेत्र की आवश्यकता हुई, जो था आपका तृतीय क्षेत्र। तो परिवहन की सुविधाएं क्या हुई, विकसित हुई, व्यापार विकसित हुआ, भंडारण की आवश्यकताएं क्या हो गई, विकसित हुई। इसके साथ साथ आय बढ़ने पर निजी सेवाएं, जैसे होटल हमारे देश में खुले, पर्यटन सेवाओं का काफी विकास हुआ, निजी शिक्षा, अस्पताल, ये सारी सेवाएं की क्या हो गई, मांग लगातार होना चालू हो गया। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, आज सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा जीडीपी में क्या है, योगदान देने वाला क्षेत्र बन गया। इसके बाद हमारे देश में क्या हुआ, सूचना और क्या है, संचार प्रौद्योगिकी ने क्या किया, क्रांति ला दिया। ठीक है, आज देखो इंटरनेट के माध्यम से कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई हो रहा है, व्यापार चल रहा है, बहुत सारे खोज हो रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, आपके आईटी सेक्टर या सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उस पर आधारित है। इसी कारण क्या हुआ, सेवा क्षेत्र क्या हुआ, हर एक देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आज जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो तीसरा क्षेत्र बना। अगर हम आगे बढ़े, रोजगार के बारे में बात करें तो अगर हम शुरू में बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र था वो प्राथमिक क्षेत्र था। वर्तमान में भी यही है। तो उत्पादन में सबसे आगे कौन है इस समय, वर्तमान में बात करें तो तीसरा क्षेत्र है। लेकिन रोजगार देने में आज भी क्या है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र को क्या है श्रेय जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र आता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्पादन में सबसे आगे वर्तमान में तीसरा क्षेत्र है। रोजगार देने वाला क्षेत्र आज क्या है, सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र है। शुरू में भी था और आज भी है। कारण क्या है, उद्योग और सेवाओं में रोजगार के अवसर कम है, बिल्कुल कम है।
उद्योग में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्या है, आज भी काम करना क्या है, एक तरह से मुश्किल का, मतलब कि एक तरह से क्या है, बहुत कठिनाई भरा चीज है। परिणाम क्या है, कृषि में अधिक लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो कृषि में आपको अल्प बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। अब अल्प बेरोजगारी क्या होता है, जो व्यक्ति, याद रखना, जो व्यक्ति अपनी इच्छा व योग्यता से कम काम करता है उसी को क्या बोला जाता है, अल्प बेरोजगार बोला जाता है। इच्छा और योग्यता से उसको क्या है, कम मजदूरी मिलती है, कम वेतन मिलता है, तो उसको अल्प बेरोजगार बोला जाता है और वहां पर अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो आपको कृषि क्षेत्र में क्या होगा, अल्प बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ठीक है, गांव में रहने वाला पूरा जो परिवार है, पूरा क्या होगा, कृषि से लगा होगा, कृषि से जुड़ा होगा, कृषि संबंधित क्या है, क्रियाएं करता हुआ दिखेगा, तो वहां पर अल्प बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगर हम शहरों में आओगे तो शहरों में आपको शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे युवा आज भी क्या है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, ये इन सारी चीजों को भी समझते हुए हम लोग को चलना है। आगे बात करें तो एक और बेरोजगारी का प्रकार है जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। पहले बेरोजगारी क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम करने की इच्छा भी रखता है, काम करने की योग्यता भी रखता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं, बेकारी बोलते हैं। समझ में आया? तो उसमें एक प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में, याद रखना, जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है, तो वहीं पर क्या है, आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे मान लो कोई खेत है, यहां पर केवल क्या है, 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, फिर भी यहां पर क्या है, 10 लोग लगे हुए हैं, 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर 5 लोगों से ही क्या है, पूरा काम हो जाएगा और एक निश्चित समय में हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 5 लोग लगे हुए हैं। तो ये 5 लोग क्या कहलाएंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे लगकर क्या करेंगे, इनके इनकम को कम कर देंगे और साथ ही साथ अपने इनकम को भी कम करेंगे। ये चाहे तो दूसरे कार्य में भी लग सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या है, जबरी इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर इस भूमि पर क्या है, 5 लोगों की आवश्यकता है। मान लो एक किसान है, उसके घर में 10 परिवार, मतलब 10 लोग रहते हैं। ठीक है, 10 लोग रहते हैं। अब 10 क्या है, खेत में लगे हुए हैं, चाहे तो उसमें से 5 निकल कर क्या है, कोई और भी काम कर सकते हैं, लेकिन खेत में ही लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वही यहां पे लिखा हुआ है कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा जब लोग लगे होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों की कृषि क्षेत्र से हटा दें, यानी उनको निकाल दें, तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं ना, इसीलिए वहां पे इनकम कम है, मजदूरी कम है, वेतन कम है, आय कम है। कारण यही है कि आवश्यकता से अधिक लोग वहां पे लगे हुए हैं। आज भी हमारे देश की क्या है, 50% जो क्या है पॉपुलेशन है, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने देश में नौकरी बढ़ाना चाहते हैं या रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे। तो पहले हम लोग छोटी अवधि के उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जैसी योजनाएं चलानी चाहिए, जो 2005 में लागू हुई, जिसको मनरेगा हम लोग बोलते हैं, याद रखना। अब इसका नाम बदल गया है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, वीबी जी राम जी, इस योजना का क्या है, नाम बन गया, हाँ नाम हो गया है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे कार्यक्रम हमारे देश में चलाए गए हैं। इस योजना के तहत क्या होगा, 100 दिनों तक का क्या है, रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अपने गांव के आसपास ही क्या है, आपको काम देखने को मिलता है। ठीक है, 1/3 रोजगार क्या है, महिलाओं के लिए भी क्या है, आरक्षित किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है, गरीबों में से जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, उन्हीं को क्या है, इस योजना के तहत क्या है, रोजगार दिया जाता है। अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब दीर्घकालिक उपाय क्या है, अपने कृषि सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, सस्ती दर पर कृषि ऋण देना चाहिए। हाँ, और अगर आगे बात करें तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। तभी क्या होगा, लोगों के क्या है, रोजगार में वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ देखिए, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, गाँव में भी देखने को मिलती है अब, लेकिन शहरों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, तो क्या कहलाते हैं, शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। अब एक बीटेक किया हुआ लड़का अगर किसी छोटे से दुकान पर जाकर 8,000 10,000 की नौकरी करता है, तो वो क्या है, वो शिक्षित बेरोजगार है। ठीक है,
बीटेक किया हुआ है, इतना बढ़िया अच्छा खासा पढ़ा हुआ लड़का अगर आप क्या है 8,000 10,000 की नौकरी करेगा तो वो क्या कहलाएगा, शिक्षित बेरोजगार कहलाएगा। तो ये आपको क्या है शहरों में देखने को मिलता है। शहर के जो युवा हैं उनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा है, उनके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी इनकम क्या है बहुत कम है। तो वहां पर क्या है हमको शहरों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। गांव के जो युवा हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं या कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, गांव तक ही क्या है वो सीमित रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई उतनी होती नहीं है, ठीक है। परिवार के लोग क्या है उनको क्या है खेती बाड़ी में लगा देते हैं, तो इसी कारण क्या है उनका इनकम कम हो जाता है। जब उनका इनकम कम हो जाता है तो वहां पे क्या है आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मौसमी बेरोजगारी से भी क्या होते हैं प्रभावित होती हैं। कभी कभी उनको काम होता है, कभी कभी वो क्या करते हैं अपने गाँव में यानी अपने खेत में खाली बैठे रहते हैं। तो ये सब कारण है, इन सभी कारणों को क्या है ध्यान में रखना चाहिए, उन पर क्या करना चाहिए काम करना चाहिए, ताकि क्या हो रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़े। उसके बाद क्या हो हमारा तीनों क्षेत्र क्या हो अच्छे तरीके से डेवलप हो। तृतीय क्षेत्र तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन हाँ तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या है सबसे ज्यादा कम है, मैंने अभी शुरू में बताया। अब आगे बात करते हैं, दो और क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। एक आपका है संगठित क्षेत्र, बहुत आसान है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। संगठित क्षेत्र जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन यहां पर क्या है काम करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। अब ये क्षेत्र होता क्या है, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां पर रोजगार की अवधि क्या होती है बिल्कुल निश्चित होती है, काम करने का टाइम फिक्स होता है, 8 घंटे ड्यूटी देना है उसके बाद घर आ जाना है, ठीक है। तो काम करने का क्या है टाइम फिक्स होता है। सरकार द्वारा ये सारे क्या है कार्य क्या होते हैं पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है। जैसे एक सरकारी स्कूल का टीचर, ठीक है, वो कहां पे आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। एक सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर कहां आएगा यहां आएगा। एक सरकारी कंपनी का कोई भी क्या है मान लो कर्मचारी वो कहां आएगा संगठित क्षेत्र में, क्योंकि उसका काम करने का जो अवधि है वो भी सीमित है। उसके बाद उसका वेतन भी फिक्स है, उसके बाद वेतन के अलावा उसको अन्य सुविधाएं भी वहां पे क्या है दी जाती हैं। तो वो सब क्या है आपके संगठित क्षेत्र में आएंगे, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। समझ में आया यहां तक बताएंगे सभी लोग। अगर हम आगे बात करें तो संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त लाभ, बहुत ज्यादा लाभ इनको मिलता है। काम करने के पहले क्या है निश्चित घंटे होते हैं, न तो ज्यादा न तो कम। अगर ये लोग ज्यादा काम करते हैं तो इनको अतिरिक्त वेतन मिलता है, यहां लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, निश्चित समय से अधिक काम करने पर इनको अतिरिक्त वेतन प्राप्त होता है। चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है, बीमार पड़ जाते तो सरकार क्या इनका मतलब इलाज भी करवा देता है। पेंशन की भी सुविधाएं मिलती हैं जब ये रिटायर होते हैं। सवेतन अवकाश भी मिलता है, मतलब वेतन नहीं करता फिर भी इनको छुट्टी मिल जाती है। भविष्य निधि का भी पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिटायरमेंट के समय प्रोविडेंट फंड का भी पैसा मिलता है, ठीक है। इसके बाद सेवा अनुदान भी मिलता है, कितने साल तक इन्होंने सेवा किया। इसके बाद कार्यस्थल पर इनके लिए क्या उचित वातावरण होता है, और यहां पर सर्वाधिक लिख दिया सर्वाधिक सुविधाएं इनके लिए क्या होती हैं उपलब्ध होती हैं। तो ये फायदा होता है क्या एक संगठित क्षेत्र में काम करने का, और इनका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता। जो पुलिस लोग हैं कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, सेना के लोग कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, जितने भी क्या है हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे सरकारी उच्च पदों पर या निम्न पदों पर जितने भी अधिकारी हैं वो आपको क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। काम करने का निश्चित समय होता है, वेतन भी क्या है निश्चित होता है, और बहुत सारे इनको क्या है लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये संगठित क्षेत्र रहा। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र का, ठीक है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, छोटे छोटे और बिखरी हुई इकाइयां, यानी यहाँ पे फर्में उद्योग कार्य आते हैं जो अधिकांश क्या है सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं और निर्मित होते हैं। यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का क्या है किसी भी प्रकार का पालन नहीं किया जाता। जैसे अगर आपका घर है, आपके घर को बनाने में क्या है बहुत सारे क्या है लेबर की क्या होती है जरूरत होती है, तो वो लेबर क्या है सरकार द्वारा न तो पंजीकृत होते हैं न तो कहीं से रजिस्टर्ड होते हैं। उनके काम करने का क्या है जो समय भी होता है वो भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। जिस दिन वो आपके क्या है मकान बनाने नहीं आते तो आप उनको वेतन या मजदूरी नहीं देते हैं। तो ये कहाँ पे आएंगे, ये लेबर्स कहाँ पे आएंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, ठीक है। ऐसे क्या है प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्या है जो कर्मचारी होते हैं वो सब कहाँ आएंगे यहाँ पे आएंगे। लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट क्या है जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या कंपनीज हैं वो आजकल क्या है सरकार के क्या है लमसम बराबर क्या है सेवाएं क्या है अपने कर्मचारियों को देना चालू कर दी है, जो कि क्या है एक बेहतर कदम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है काम करने के समय निश्चित नहीं होता, वेतन निश्चित नहीं होता, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इनको कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता, पहला ये न्यूनतम वेतन मिलता है, ठीक है। अब देखो
एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी देखो और एक सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी देखो, इसी से फर्क पता चल जाता है कि कौन संगठित क्षेत्र में काम करता है और कौन असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा रोजगार की जो अवधि होती है, टाइम होता है, वो भी इनका क्या है, निश्चित नहीं होता है। किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती, छुट्टी दिया जाता है तो नौकरी से सीधे निकाल देते हैं, ये आपको पता होगा, या आपकी सैलरी काट लेते हैं। लाभ का कोई प्रावधान नहीं होता, इनको भविष्य निधि नहीं मिलता, इनको पेंशन की सुविधाएं नहीं मिलती, इनको अवकाश नहीं मिलता, ये सब चीजें आपको पता होंगे। कोई सेवा अनुदान इनको नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। इसके अलावा इनका जो निश्चित कार्य करने वाला क्षेत्र होता है वो भी स्वच्छ नहीं होता, ठीक है, और इनका शोषण भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। और हमारे भारत में अगर हम बात करोगे तो करीबन आपको क्या है 60% लोग आपको देखेंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। इनको क्या करना है, कभी भी आके क्या है काम करना है। अतिरिक्त काम करने पे क्या है, इनको कभी कभी अतिरिक्त मजदूरी भी नहीं दी जाती। इनकी काफी दयनीय स्थिति है। इनके लिए सरकार क्या है, मनरेगा जैसे क्या है कार्यक्रम चलाती है ताकि इनका क्या हो सके, भला हो सके। फिलहाल अभी भी क्या है, इनकी स्थिति क्या है, काफी बुरी है। आगे बात करते हैं, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में देखो, संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन की प्राप्ति, इसमें कम वेतन की प्राप्ति, नौकरी सुरक्षित, जॉब फिक्स है भैया। संगठित क्षेत्र में अगर आप आ गए, सरकारी स्कूल के टीचर बन गए तो जॉब फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, ठीक है। आप देखोगे हमारे देश के जितने भी सरकारी स्कूल है, कहना नहीं चाहिए, ठीक है, 12th तक बच्चों का बेस जो कमजोर है उनके कारण ही है, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। जब वो पढ़ाने लगे ना तो सरकारी स्कूल का भी बच्चा क्या होगा, बहुत ज्यादा आगे निकलेगा, ठीक है। उनको पढ़ाना चाहिए, ये चीजें केवल सरकारी लाभ नहीं लेना चाहिए। आपको जिस काम के लिए रखा गया है कम से कम वो काम आपको ईमानदारी से करना चाहिए, समझ में आया। तो यहां पर क्या है, नौकरी सुरक्षित है, इसीलिए क्या है उसका फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन सरकार नियम कानून बदलेगी उस दिन समझ में आएगा। डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, ठीक है। तो नौकरी सुरक्षित होती है यहां पर काम करने से, और यहां पर नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। आप लोग किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो ताकि क्या हो, आप कोई ऐसा नौकरी ले लो जो क्या हो, सिक्योर्ड हो, यानी सुरक्षित हो, ठीक है। नहीं तो अगर ये जो वातावरण है ऐसा अगर हमारे देश में नहीं होता तो कोई भी क्या होगा, सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि वहां जाने का मतलब क्या है, लोग सोचते हैं कि उनको अच्छा सैलरी मिलेगा, भविष्य उनका सुरक्षित हो जाएगा, जीवन बीमा का लाभ मिलेगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य निधि मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है। तो यही चीजें, यही अंतर देखने को मिलता है आपको। इसी कारण क्या है, जो सरकारी या संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे देश के क्या है, जो काम है वो काफी देर से क्या होते हैं, पूरे होते हैं, और इसीलिए हमारे देश की जो वृद्धि है, विकास है, वो भी क्या है, देर से होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको क्या है, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर नौकरी सुरक्षित है, यहां नौकरी सुरक्षित नहीं है। कार्य की अच्छी स्थितियां हैं, अच्छा खासा वातावरण है, यहां पर कार्य की अच्छी स्थितियां नहीं है, बहुत ही कंडीशन खराब है, ठीक है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, भविष्य निधि है जैसे मैंने बताया। कर्मचारी किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं देते हैं। काम की अवधि बिल्कुल निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निश्चित कार्य की अवधि ही नहीं है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर कभी भी क्या है, संगठित क्षेत्र में जाना चाहते हो तो संगठित क्षेत्र में जाकर जिस भी क्षेत्र में आप हो या जाना चाहते हो, या उस क्षेत्र का क्या है, आपने नौकरी हासिल कर लिया तो उस क्षेत्र को क्या करिएगा, एक बढ़िया बना के छोड़िएगा। ये आपकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। केवल सैलरी पाना, अपना केवल स्वार्थ देखना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पुलिस बनना चाहते हो तो किसी भी जगह, किसी भी थाने में अगर क्या है, आपका क्या है, मतलब पोस्टिंग होती है, तो उस थाने में ऐसी सर्विस देना कि वहां की जो जनता है आपको क्या है, लंबे समय तक याद रखे, ठीक है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो किसी जिले के जब डीएम बनना तो उस जिले के क्या है, लोग आपको 50 साल तक याद रखें, ऐसा काम करके वहां जाना, ठीक है। केवल क्या है, स्वार्थ के लिए मत जाना, वेतन के लिए मत जाना, सरकारी सुविधाओं के लिए मत जाना, ठीक है। तो अगर ऐसा काम तुम करोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा वो क्षेत्र तो डेवलप होगा, वहां के लोग आपको क्या है, लंबे समय तक याद रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके देश का भी तेजी से विकास होगा। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आया। चलिए, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहां पे है, ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं होते, 24 घंटा किसान काम करता है, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, दिन भर तो काम करता है, रात में भी काम करता है, ठीक है, कटाई करता है फसलों की। उसके बाद बिना अतिरिक्त वेतन के भी काम करता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं।
रोजगार यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मजदूरों की किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, और नियम और विनियम का भी पालन नहीं होता है। ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार क्लास शेयर करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग। अब हमारे देश में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है, जिनको सेफ्टी की जरूरत है, जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है? तो पहले गांव की बात कर लेते हैं। गांव में कौन कौन से लोगों की क्या है, संरक्षण की आवश्यकता है? तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गांव में जो लोग हैं उनमें भूमिहीन किसान हैं, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे कृषि श्रमिक हैं, याद रखना, जो दूसरे के भूमि पर जाके खेती करते हैं। छोटे और सीमांत किसान हैं, हमारे काश्तकार हैं, बटाईदार हैं और शिल्प हैं, ठीक है, शिल्पकार हैं। तो इनको क्या है, हमारे देश में संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम शहरों में बात करें तो याद रखना, औद्योगिक श्रमिक जो कारखानों में काम करते हैं, निर्माण श्रमिक, ये भी व्यापार और परिवहन में कार्यरत लोग हैं, ठीक है। अब देखो रोड पे क्या है, ई रिक्शा वाला क्या है, ई रिक्शा चला रहा है, कोई उसकी सिक्योरिटी है, मान लो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्या हो, उसकी मान लीजिए अचानक क्या मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोई सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, किसी भी प्रकार का क्या है, उसके परिवार को कोई लाभ मिलेगा? तो ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। हाँ मानते हैं लाइसेंस होता है, लाइसेंस के साथ उसके क्या ई रिक्शा का इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ और भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कबाड़ बेचने वाले जो लोग हैं, बोझा ढोने वाले लोग हैं, ये सब क्या है, आपके शहरों में आते हैं, इनको क्या है, हमारे देश में संरक्षण की आवश्यकता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। दो क्षेत्र में और बांटा गया है आर्थिक गतिविधियों को। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र को हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं और निजी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का ये कोशिश करिए, हमारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं जो भारत में हो रही हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र पढ़ा, तृतीय क्षेत्र पढ़ा, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के क्या है, टाइप्स या प्रकार, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर जो जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं, यानी जो एसेट्स होता है, उस पर किसका मतलब अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, वो सरकार का होता है, ठीक है। सरकार ही सभी प्रकार की क्या करती है, सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे हमारे देश में रेलवे, ठीक है, राशन जो मुफ्त में क्या है सरकार आपको बांटती है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। सरकारी हॉस्पिटल्स, इसके अलावा सरकारी स्कूल्स, ठीक है। तो जहां पर क्या है, परिसंपत्तियों पर, ठीक है, देश के संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकारी सारी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र देखने को मिलता है। निजी क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र जिसमें संपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है या अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति का होता है। सारी सेवाएं एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में क्या होते हैं और वही आपको क्या है, वितरित करती है। तो वहां पर आपको निजी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये पब्लिक और ये प्राइवेट सेक्टर है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व का अंतर होता है। फिर इसके अलावा सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, सारे चीजें एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये अंतर है ना। इनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं जो भी सरकार करती है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण करना। इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। याद रखेंगे, रोजगार की सुरक्षा यहां दी जाती है, यहां पर नहीं मिलता है। यहां पर क्या है, रोजगार क्या है, श्रमिक असुरक्षित होते हैं। सवेतन छुट्टी मिलती है, यानी वेतन नहीं कटता फिर भी छुट्टी दी जाती है, और अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं जैसे भविष्य निधि, पेंशन। यहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या है, अंतर है। समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास जब भी सभी लोग शेयर करिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, जो ये पब्लिक सेक्टर है इसकी क्या भूमिका है हमारे देश के निर्माण में, तो ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा और बताइएगा आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कोई कमी है तो बताइएगा, ठीक है। चीजें आपको क्या, कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, राष्ट्र निर्माण में इनका क्या योगदान है, तो इनमें इनका काम क्या है, पहले ये काम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ढांचागत सुविधाओं, कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है इस क्षेत्र के द्वारा, ठीक है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हैं, रोड बनवाना, ठीक है,
रेलवे का डेवलपमेंट कराना, एयरपोर्ट्स बनवाना, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है। इसके अलावा लोगों को न्यूनतम मूल्य पर क्या है, अधिक से अधिक सेवाएं देना, ताकि क्या हो, उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में सरकारी सहायता और अनुदान देना भी सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए काम करना, ठीक है, उनके लिए योजनाएं बनाना, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं देना, वेतन देना, ये सब करना क्या है, इनका मुख्य काम करता है। अगर ये लोग अपने काम को क्या है, हमारे देश में ठीक ढंग से करना चालू कर देंगे तो हमारे देश का निर्माण क्या है, और तेजी से होना चालू हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। ये भी एक पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है और ये किस प्रकार से क्या है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है, उसको हम लोगों को सीखना है। हम लोग क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़े थे, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, हम लोग अपने जनसंख्या को क्या करते हैं, एक बोझ समझते हैं, लेकिन अगर क्या है, हम अपने जनसंख्या पर शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके क्या आय पर अगर अच्छा सा निवेश करें तो हमारा जो जनसंख्या है वो दायित्व यानी बोझ न होकर एक संपत्ति बन जाएगा। ये हम लोग अच्छे से पढ़े थे। तो यहां पर हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल, जनसंख्या जितने हिसाब से बढ़ रही है रोजगार हमारे देश में नहीं बढ़ रहे हैं। कृषि और शहरी क्षेत्रों में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है, साधनों पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है, रेलवे में देखो सब लोग ठूस ठूस के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी संसाधन है उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, आपके घर में एक एक्टिवा है या कोई भी क्या है, स्कूटी है। हाँ, अब स्कूटी चलाने के लिए क्या है, मान लो एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, उस पर 10 लोग क्या है, या उस पर 3 से 4 लोग क्या है बैठ कर जा रहे हैं, पर डे जा रहे हैं, तो उस स्कूटी को क्या है, जो चलना होगा क्या है 5 साल, वो 2 साल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे देश के जितने भी ऐसे संसाधन हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है। रेलवे देख लो, एयरपोर्ट्स देख लो, और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे, कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, लोग कम मजदूरी में ही क्या है काम करने के लिए क्या है रेडी हो जा रहे हैं। ये भी आप देखने को मिलता होगा। जैसे 2 लोग क्या है किसी कंपनी में जाते हैं एज अ इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, अब दोनों को क्या करता है, नियोक्ता पूछता है भैया कितना सैलरी लोगे, इंटरव्यू भी तुमने ठीक ठाक दिया, नॉलेज भी है। ठीक है, अब एक व्यक्ति बोलता है 20,000, ठीक है, बगल वाला बोलता है नहीं हम 15,000 में ही काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये भी हमको देखने को मिलती है। इस कारण क्या है, लोगों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनकी योग्यता और इच्छा के अनुसार। आगे, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। ये भी क्या है, बहुत बड़ा कारण है हमारा जनसंख्या। तो हमारे जनसंख्या को क्या करना चाहिए, अच्छे से शिक्षित करना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को, उसको एक स्किल सिखाना चाहिए, ताकि क्या हो, ये सारे जो क्या है कमियां हैं उनको हम क्या कर सकें, बहुत तेजी से दूर कर सकें। अब बात करते हैं शहरों की। हम लोगों ने गांव की बात कर ली, अब शहरों के बारे में बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियां। अब जो लोग सिटीज में रहते हैं वो कैसे जॉब का क्रिएशन कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बात करें, समझ में आया, बात करें, हाँ बिल्कुल, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। जितने भी टॉपिक्स है सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे, याद रखेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने छाट कर आप लोगों को विशेष तौर पर क्या है बना कर दिया है, ताकि आपको क्या है, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ाएं और आपको क्या है क्लियर करें। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, मेरे क्लास के साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, जितने भी ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो कहानी के माध्यम से पढ़ाए गए हैं, और मैं भी आपको एक तरह से कहानी के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं। ये सब टॉपिक मैंने एनसीईआरटी से उठाया है छाट छाट कर, ताकि आपको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही क्लास में एक ही घंटे के अंदर सारा टॉपिक कवर करा दूं। आप घर पे जाइएगा क्लास देखने के बाद, ठीक है, एनसीईआरटी उठाइएगा, देखिए आपको सारे टॉपिक्स वहां पे देखने को मिलेंगे और आपको चीजें भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर उठाइएगा, ये मैं बोलूंगा। समझ में आया? तो आइए बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में कैसे रोजगार पैदा किया जाए। तो क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल। अनावश्यक सरकारी नीतियां और नियमों में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, जो बेकार है नियम। फिर मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं और तकनीकी शिक्षा है इसको भी बढ़ाना तेजी से चाहिए। आसान शर्तों पर ऋण क्या करना चाहिए, व्यापारियों को, किसानों को देना चाहिए, और आर्थिक सहायता भी क्या होना चाहिए, समय समय पर गवर्नमेंट को करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है, ये भी जरा देख लेते हैं। असिंचित भूमि, बहुत सारी भूमि ऐसी है जो असिंचित है। आय में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। जिस वर्ष अच्छी बारिश होती है फसल ज्यादा होती है, आय बढ़ जाती है। जिस वर्ष सूखा पड़ता है समझ जाओ किसान का क्या होता है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है किसानों के ऊपर। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं है किसानों के पास। ठीक है, कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए क्या है मजबूर है। जैसे ही कटाई होता है उनको बेचना ही है जिस भी रेट पे।
आगे बढ़ते हैं। कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के क्या उपाय हैं? अब यहां पे भी देख लेते हैं। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए क्या करना? ऋण देना, चाहे सरकार दे चाहे कोई क्या है निजी क्षेत्र दे। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए क्या करना? बांध बनाना। इसके अलावा बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी देना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भंडारण की सुविधाओं का विकास करना, इसके बाद परिवहन की सुविधाओं का विकास करना। ये सारे चीजों को अगर हम करें तो हम क्या करेंगे? कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर पाएंगे। समझ में आया? चीजें आपको बताएंगे सभी लोग। ये आपका रहा क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे मैंने आपको क्या है एक डिट्टो मतलब कि क्या लाइन टू लाइन आपको क्या है क्लियर कराया। लेकिन आप लोग घर पर बैठकर एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। आई होप आपको क्या है आज का जो क्लास है अच्छा लगा। अब हम लोग कल मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार जरूर दोबारा देखिएगा, चीजों को पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या है आप तैयारी करते हैं, ठीक है, अच्छे से करते रहिए। वहां पर एनसीईआरटी से क्या है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? कल मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारी मात्रा में इस वीडियो को उन लोगों को पहुंचाइए जो लोग क्या है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या पढ़ने की योजना बना रहे हैं। तो मिलते हैं कल। अभी के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।